नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी खींचतान का असर अब राज्य सरकार के खजाने पर भी पड़ने लगा है। इस खींचतान के चलते गहलोत सरकार विधायकों को खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। पिछले 1 साल के दौरान विधायकों की सिफारिश पर कई ऐसे फैसले लिए गए जिनके कारण सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हुआ। ऐसा ही एक फैसला कांग्रेस विधायक परसराम मोरदिया के बेटे राकेश मोरदिया और उसकी फॉर्म एग्रीगेट प्राइवेट लिमिटेड से 274 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जाने को कहा गया था। विधायकों को खुशखंड रखने की मजबूरी का ही परिणाम है कि खनन विभाग के अधिकारियों ने आपको बताते मोरदिया के अवैध खनन का आरोप लगाते हुए इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील कर 274 करोड़ रुपए के राजस्व को वसूलने की बात फाइलों में लिख डाली थी। लेकिन सचिवालय स्तर पर आते ही विभागीय अधिकारियों की सिफारिश को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने अपने स्तर पर फैसला कर लिया, जिससे विभागीय अधिकारियों में नाराजगी है। दरअसल करीब 7 साल पहले 2014 में झुंझुनू खान विभाग के अभियंता को शिकायत मिली थी कि मोरदिया लंबे समय से अवैध खनन कर रहे हैं। जांच में पाया गया कि खनन पट्टा में करीब 31 लाख मैट्रिक टन मार्बल बिना रॉयल्टी जमा करवाए निकाल लिया गया। स्वीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त भी अवैध खनन किया गया। इसके बाद साल 2012 में फिर खान विभाग की टीम ने जांच की तो अवैध खनन की पुष्टि हुई। उनके खिलाफ 274 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। वसूली का नोटिस भी जारी कर दिया गया। तो राजस्थान के खाली बांध जल्द मुस्कुराएंगे। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। इसके साथ साथ बाकी दूसरे जिलों में मानसून मेहरबान हो चुका है, जिसके बाद में मरधुरा के बांधों की तस्वीर अब बदल जाएगी, क्योंकि राजस्थान के अधिकतर बांध सूख चुके हैं जिनमें अब पानी नहीं बचा है। राजस्थान के 71% बांध सूख चुके हैं। मौसम की मनमर्जियों के बीच अब इन बांधों को मानसून की अच्छी बारिश की आस है। मौसम विभाग ने प्रदेश की इसी थोड़ी सी आस को उम्मीद में बदल डाला है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ साथ 3 जिलों में अति भारी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो जताई गई हैं। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी मानसून मेहरबान हो सकता है। हालांकि अब तक राजस्थान का मानसून फीका ही रहा, लेकिन उम्मीद जगी है कि मानसून की मरधुरा पर मेहरबान होगा। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक दंपति को जान गंवानी पड़ी है। सूबे के जालौर जिले के चितलवाना क्षेत्र के भीमगुड़ा पंचायत की कलजी की बेरी में एक दर्दनाक घटना हुई है। यहां हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर एलटी लाइन पर गिर गया, जिससे एक कच्चे मकान में करंट फैल गया। एक दंपति की करंट की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। हाई टेंशन तार में दौड़ रहे करंट के चलते घर में रखे उपकरणों में भी आग लग गई। बताया जा रहा है कि भीमगुड़ा पंचायत की कलजी की बेरी में घर में सो रहे धुड़ाराम पुत्र रुगाराम गोदारा चार्ज आपको बताते चले, वो फोन चार्ज कर रहे थे। चार्ज करने के लिए वो उठे, वह टूटे हुए तार की सूचना डिस्कॉम को देने ही जा रहे थे कि इस दौरान उनको करंट लग गया। घर में करंट फैल चुका था और धुड़ाराम करंट की चपेट में आ गए। पति को बचाने आई उनकी पत्नी सुखी देवी भी करंट की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता को भी करंट लगा है, लेकिन वह बाल बाल बच गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने बिजली सप्लाई बंद करवाई और दोनों को चिकित्सालय लेके गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए सांचौर मोर्चरी में रखवाया है। जिले में डिस्कॉम की लापरवाही के चलते पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार विद्युत विभाग की ओर से कोई ठोस कदम अब तक क्यों नहीं उठाया जा रहा। वहीं इस घटना को लेकर डिस्कॉम विभाग के एएन पुन्माराम विश्नोई ने मामले की रिपोर्ट विभाग को भेजने की बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले के बाद राजस्थान की राजनीति में उबाल आ चुका है। बताया जा रहा है कि सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद गहलोत खेमे में खलबली है। वहीं सूत्रों के अनुसार अब जल्द ही कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को लेकर भी
बड़ा निर्णय ले सकती है। इसी बीच अब सीएम गहलोत की ओर से सोशल मीडिया पर दिया बयान नए राजनीतिक मायने की ओर इशारे कर रहा है। गहलोत ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर अपने बयान के जरिए नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई दी, वहीं सचिन पायलट खेमे के प्रति नरमी के भी संकेत दिए। सीएम गहलोत ने लिखा है कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि हर निर्णय से पहले सभी से राय मशवरा होता है और सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। सबकी राय को ध्यान में रखकर जब एक बार पार्टी हाईकमान फैसला ले लेता है तब सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर उसे स्वीकार करने की परंपरा को निभाते हैं। यही कांग्रेस की आज भी सबसे बड़ी ताकत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से मिलकर मीडिया के सामने पिछले सप्ताह ही घोषणा कर दी थी कि वह कांग्रेस अध्यक्ष के हर फैसले का स्वागत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। सिद्धू को बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है कि वे कांग्रेस पार्टी के परंपरा का निर्वहन भी करेंगे और सभी को साथ लेकर पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के शेखावटी सहित प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को भी बरसात का अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें मौसम विभाग के अनुसार अंचल के झुंझुनू और अलवर जिलों में तो भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास परिसंचरण तंत्र बनने से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर 20 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 2 दिन में मेघ गर्जन के साथ तीव्र आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार सोमवार को पूर्वी राजस्थान के सीकर आदि और उदयपुर जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम गति की बरसात होने की संभावना है। इस दौरान अलवर झुंझुनू जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बरसात हो सकती है। इधर शेखावटी के ज्यादातर इलाकों में सोमवार सुबह से मानसूनी बादलों ने डेरा डाला हुआ है, जो कभी भी बरस सकते हैं। इससे पहले रविवार शाम को अंचल के कई इलाके बरसात से तर हो गए थे। देर रात तक कई जगह हल्की से मध्यम बरसात का दौर जारी रहा। चलिए खबरों में आगे रुक करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने त्राहिमाम मचा रखा है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब अफगानिस्तान में तालिबानी कानून भी लागू होने लगे, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की टेंशन बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी पाकिस्तान की टेंशन, इस रिपोर्ट में देखिए। आज बात करेंगे अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात की और तालिबान और पाकिस्तान के संबंधों की, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर लगातार जारी। इस घटना का वीडियो 16 जून का है। शहर का नाम दौलताबाद, जो पश्चिमी अफगानिस्तान में स्थित फरियाब सूबे में तुर्कमेनिस्तान से लगने वाली सीमा के बेहद करीब है। इस वीडियो की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। वीडियो में दिख रहे सैनिक अफगानिस्तान की सेना के सबसे बेहतर ट्रेंड कमांडो में से एक हैं। हुआ यह कि इस शहर से तालिबान को खदेड़ने के मिशन में जब इन कमांडोज का गोला बारूद खत्म हो गया तो मजबूरन उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी दुनिया में आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों की जान नहीं ली जाती, बल्कि उन्हें बंदी बना लिया जाता है और फिर 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के नियमों के अनुसार उनसे बर्ताव किया जाता है। लेकिन तालिबान कहाँ दुनिया के नियम कानून मानने वाला था। उसने अफगान सेना के इन 22 कमांडो को एक लाइन में खड़ा किया और गोलियों से भून डाला। जब पश्चिमी देशों की मीडिया ने ये खबर दुनिया को दी तो तालिबान यह कहते हुए इन हत्याओं से मुकर गया कि इस वीडियो के विजुअल्स पुराने समय के हैं और इनकी मदद से उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि तालिबान तेजी से अफगानिस्तान में जमीन पर कब्जा करते हुए
आगे बढ़ रहा है। इस बात ने दुनिया के उन सभी देशों को हैरान कर दिया जो यह मानते थे कि अमेरिकी सेना के ट्रेनर्स से सीखे अफगानिस्तान के सैनिक और कमांडोज तालिबान का डटकर मुकाबला करेंगे। भारत में अफगानिस्तान के नए राजदूत फरीद ने खुद कहा है कि देश के 400 से ज्यादा जिलों में 150 में अफगान सेना और तालिबान में वर्चस्व की अब लड़ाई चल रही है। अगर पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों की माने तो तालिबान 200 जिलों पर कब्जा कर चुका है और बड़ी रफ्तार से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बाकी इलाकों पर अपनी पकड़ बनाने में मशगूल है। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि अफगानिस्तान की सरकार पकड़ अब सिर्फ चुनिंदा सूबों की राजधानियों तक सिमट कर रह गई और इन शहरों में भी रसद पहुंचाने का काम सिर्फ हवाई जहाजों से हो सकता है, क्योंकि इन्हें तालिबान ने चारों तरफ से घेर रखा है। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान और अफगान सरकार के बीच चल रही शांति वार्ता भी अब बेमानी सी प्रतीत होती है। साफ है, तालिबान अब अफगानिस्तान में सब कुछ अपनी शर्तों पर करना चाहता है। इस बारे में किसी भी अन्य देश की बात मानने के लिए वो तैयार नहीं, पाकिस्तान की भी नहीं। जबकि आपको बताते चले, अफगानिस्तान में इसी देश ने सामने से या गुपचुप तरीके से हमेशा तालिबान की मदद की, चाहे वह डिप्लोमेसी में हो या फिर फौजी सलाह या फिर साजो सामान की मार्फत पहुंचाना। सरेंडर करने वाले अफगान फौजियों की जिम्मेदारी वाले तालिबान अमले के नेता ने कहा, अब जंग पहाड़ों और रेगिस्तान से निकलकर शहरों के दरवाजे तक पहुंचने लगी है। उन्होंने कहा कि तालिबान ये चाहता है कि बिना शहरों को नुकसान पहुंचाए बातचीत से शहरी समर्पण के लिए राजी हो जाएं। बर्बादी का खौफ दिखाकर शहरों पर कब्जा हासिल करने का यह पुराना तालिबानी तरीका है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों के लिए आयोजित एक ब्रीफिंग में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने बताया कि तालिबान पर पाकिस्तान का प्रभाव अब कम होने लगा है, क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद तालिबान जंग खत्म कर अफगानिस्तान में सरकार के साथ सत्ता के बंटवारे के लिए राजी नहीं हो रहा। इसके साथ साथ तालिबान पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठनों तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अल कायदा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है। 20 सालों तक तालिबान को पालने के बाद पाकिस्तान बड़े विश्वास के साथ कहता रहा है कि अफगानिस्तान में अमन चैन बहाल करने की कुंजी सिर्फ उसके पास है। लेकिन अब जब तालिबान को लग रहा है कि उसकी जीत बेहद करीब है, तो वो भला क्यों पाकिस्तान की सुनेगा। पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है कि अगर वादे के हिसाब से वो तालिबान पर अपनी पकड़ अमेरिका और अन्य देशों के सामने नहीं दिखा पाता है, तो उसके लिए नतीजे अब गंभीर हो सकते हैं। मसलन अभी तक पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने रियायती रुख अपनाते हुए टेरर फाइनेंसिंग के प्रश्न पर पाकिस्तान के ऊपर वित्तीय पाबंदियां लगाने से गुरेज किया है, लेकिन तालिबान की तरफ से सहयोग न मिलने की सूरत में ये पाबंदियां अब लगाई जा सकती, जिनसे पाकिस्तान को IMF जैसे संगठनों से सस्ते लोन या मदद मिलने में अब मुश्किल पेश हो सकती है। दूसरी परेशानी ये भी है कि पाकिस्तान में एक बड़ा तबका तालिबान की कट्टरपंथी नीतियों का हिमायती रहा है और अगर पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करता है तो उनकी तरफ से विरोध के साथ साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हिंसा की घटनाओं में भी फिर से तेजी ला सकता है, जिनसे यह देश पहले भी जूझ चुका है। तो तालिबान को तो अभी सब हरा हरा नजर आ रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज का दबाव मुश्किल का सबब पाकिस्तान के लिए बन सकता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो तालिबान ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में 15 साल से ऊपर बच्चों की लिस्ट मांगी गई है और ये फरमान जारी भी कर दिया गया है कि 45 साल से नीचे वाली महिलाओं को तालिबानी कुर्द लड़ाकों के साथ ही शादी करनी होगी। कुल मिलाकर देखें तो तालिबानी कानून लगना अब अफगानिस्तान में शुरू हो चुका है। तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद अब सारे देश इस सोच में पड़ चुके हैं कि तालिबान का ये चेहरा उनके लिए फायदे वाला है या फिर घाटे का सौदा है। आप इस रिपोर्ट में समझिए। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री 13 और 14 जुलाई को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में मिले थे और इन सभी देशों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ टिका था
अफगानिस्तान पर। इस 2 दिन की बैठक के दूसरे दिन यानी कि 14 जुलाई को एससीओ के प्रतिनिधि अफगानिस्तान सरकार के साथ एक बैठक की थी, जिसमें देश में बन रहे हालात और तालिबान के सत्ता हासिल कर लेने की आशंकाओं और उससे पैदा होने वाली परिस्थितियों पर चर्चा की गई थी। 2018 में बनाया गया एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह का काम आतंकवाद से मुक्त एक शांतिपूर्ण, स्थिर और आर्थिक रूप से समृद्ध अफगानिस्तान बनाने के प्रयासों के लिए प्रस्ताव और सुझाव देना है। चीन के संसाधन संपन्न शिनजियांग प्रांत की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगभग 8 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए चीन की मुख्य चिंता यह है कि अगर तालिबान वाकई सत्ता पर काबिज हो जाता है तो चीन के शिनजियांग में सक्रिय अलगाववादी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को अफगानिस्तान में पनाह और वहां से सहायता मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक छोटा इस्लामिक अलगाववादी समूह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत में सक्रिय है और स्वतंत्र पूर्वी तुर्किस्तान स्थापित करना चाहता है। शिनजियांग प्रांत चीन के जातीय अल्पसंख्यक वीगर मुसलमानों का घर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ETIM को 2006 में जातीय वीगर अलगाववादी समूहों का सबसे उग्रवादी संगठन बताया था। एक आतंकवादी संगठन भी इसे घोषित कर दिया गया था। पिछले साल नवंबर में एक प्रमुख नीतिगत बदलाव में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाओं पर नजर रखते हुए चीन अफगानिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करने की कोशिश भी कर सकता है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था कि वे चीन को अफगानिस्तान के एक दोस्त के रूप में देखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि बीजिंग से जितनी जल्दी हो सके पुनर्निर्माण कार्य में निवेश करने के बारे में बातचीत हो पाएगी। तालिबान ये भी कह चुका है कि वो अब शिनजियांग से चीन के वीगर अलगाववादी लड़ाकों को अफगानिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। तो चीन के बाद बात अगर रूस की करें तो आपको बता दें कि रूस की अफगानिस्तान को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही है कि अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद अफगानिस्तान कहीं इस्लामिक कट्टरवाद का गढ़ न बन जाए। रूस का मानना है कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरता बढ़ी तो पूरे मध्य एशिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और अगर खून खराबा हुआ तो उसके छींटे मॉस्को तक पहुंचेंगे। तालिबान को एक संभावित सुरक्षा कवच मानकर रूस उससे अच्छे संबंध बनाकर चल रहा है। रूस के प्रभाव वाले देश जैसे कि ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। रूस यह आशंका जता चुका है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान की सरहदों पर मानवीय और सुरक्षा संकट खड़े हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और संस्थानों के पुनर्निर्माण में भारत अब तक $3 अरब से अधिक का निवेश कर चुका है। अगर बात करें कि इस पूरे मसले का असर भारत पर क्या पड़ेगा तो आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण किया है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा बांध भी बनाया गया। भारत ने शिक्षा, तकनीकी सहायता भी दी है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों में निवेश को भी प्रोत्साहित किया। अब जाहिर है इस तरह के गहरे जुड़ाव के कारण भारत अफगानिस्तान में किए अपने निवेशों के लिए चिंतित है। तालिबान जिस तरह की हिंसा अफगानिस्तान में कर रहा है, उस स्थिति में उसके सत्ता हासिल कर लेने की वैधता पर भारत सवाल उठा रहा है। भारत की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सामरिक बढ़त होने को लेकर है। अफगानिस्तान में भारत के मजबूत होने का एक मनोवैज्ञानिक और सामरिक दबाव पाकिस्तान पर रहता है। वहां भारत की पकड़ कमजोर होने का मतलब है पाकिस्तान का दबदबा बढ़ जाना। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगभग 2611 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और उसकी मुख्य चिंता भी यही है कि उसके बॉर्डर पर अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का जमावड़ा लग जाएगा। दूसरी चिंता यह है कि पाकिस्तानी तालिबान जो पाकिस्तान की सेना के अभियानों के कारण अफगानिस्तान भाग गए थे, कई शरणार्थियों के भेष में पाकिस्तान में वापस न आ जाएं। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। अफगानिस्तान में गृह युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए पाकिस्तानी फौज ने पहले ही तैयारियां कर ली थी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान पर लंबे समय से अफगान तालिबान की सहायता करने का आरोप लगता रहता है।
ऐसा माना जाता है कि इस समर्थन के पीछे मुख्य वजह अफगानिस्तान में भारत के दबदबे का मुकाबला करना है। अब जानकार मानते हैं कि नेटो सैनिकों के अफगानिस्तान से जाने के साथ ही पाकिस्तान अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल करने की अब उम्मीद लगा बैठा है। वो ताकत जो उसने 2001 में तालिबान शासन के पतन के बाद अफगानिस्तान में खो दी थी। जहां उज्बेकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 144 किलोमीटर लंबी सीमा है, वहीं ताजिकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सबसे लंबी 1344 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोनों ही देश इस बात से चिंतित हैं कि अफगानिस्तान में हिंसा होने पर उनके लिए शरणार्थी संकट उभर सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी कई घटनाएं हुई जब अफगानिस्तान सरकार के सैनिकों ने तालिबान के डर से जान बचाने के लिए बॉर्डर के दूसरी तरफ इन दोनों देशों में जाकर पनाह ली थी। ताजिक सीमा के साथ लगता अफगानिस्तान एक बड़ा इलाका तालिबान के नियंत्रण में आ चुका है। इसी के कारण ताजिकिस्तान 20,000 रिजर्व सुरक्षा बलों को अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसी चिंताएं तुर्कमेनिस्तान की भी हैं। तुर्कमेनिस्तान की 804 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगती है और उसे भी यही आशंका है कि आने वाले दिनों में उसकी सीमाओं पर एक मानवीय और सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। रूस और चीन की ही तरह कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर बड़ी चिंता इस्लामी चरमपंथ को लेकर है। इन दोनों देशों की सीमा भले ही अफगानिस्तान से न लगती हो, लेकिन उन्होंने अपने देशों में हुए हमलों को अक्सर अफगानिस्तान से जोड़कर देखा है। किर्गिस्तान को इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान जैसे चरमपंथी संगठन सहित इस्लामी विद्रोही आंदोलनों से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कजाकिस्तान काफी समय से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में शामिल रहा और आर्थिक रूप से मदद करता रहा। कजाकिस्तान नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी भागीदार है। इस नेटवर्क के तहत अमेरिका, रूस, मध्य एशिया और इसके साथ साथ आपको बताते चले काकेशस देशों के बीच अफगानिस्तान में रेल और ट्रक के माध्यम से सप्लाई होती है। अफगानिस्तान में शांति की स्थापना का एक बड़ा असर ये हो सकता है कि मध्य एशिया के देश अपने प्राकृतिक गैस, तेल और कोयले जैसे संसाधनों को दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान जैसे देशों तक पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि इन मध्य एशियाई देशों की नजरें अफगानिस्तान में उभर रही राजनीतिक स्थिति पर अब टिकी हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अप्रैल 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में एक दूसरे के नस्ली और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हो गए थे। इसे शंघाई 5 कहा गया था। शंघाई 5 के साथ उज्बेकिस्तान के आने के बाद इस समूह को शंघाई सहयोग संगठन कहा गया। जुलाई 2005 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत, ईरान और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। जुलाई 2015 में रूस के उफा में शंघाई सहयोग संगठन ने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान ने जून 2016 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में दायित्वों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूर्ण सदस्यों के रूप में एससीओ में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई। 9 जून 2017 को अस्ताना में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप से एससीओ में शामिल हो गए। मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान, ईरान शंघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक हैं, जबकि आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका को संवाद भागीदार का दर्जा मिला था। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। चलिए इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।